नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले पार्ट में पढ़ रहे थे नर जनन तंत्र के बारे में, और नर जनन तंत्र को मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में मैंने करवा दिया था। इसी प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेज देने वाला है। आप वीडियो के अंत तक देखिए। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो इस ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो, हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाती है। इसलिए आप दिल थाम के यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। लगभग हर सब्जेक्ट आपको करवाया जाता है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं हमें फेसबुक पर फॉलो करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना या फिर टेलीग्राम पर फॉलो करना, तो आप टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए हमें सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम की ऐप के ऊपर ज्ञान का अड्डा नाम से। और इसी प्रकार से फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप हेडिंग लगा सकते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये जो मादा जनन तंत्र होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। मादा जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो मैं आपको बता दूं, मादा जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो मादा जनन तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? 1 नंबर जो भाग है उसको बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या बोलते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग वही है जो हमने पढ़ा था ना नर जनन तंत्र में, उसको भी 2 भागों में बांटा गया था, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग, ये 2 भाग होते हैं नर मादा जनन तंत्र के, है ना। ये 2 भाग होते हैं मादा जनन तंत्र के। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसको? प्राथमिक लैंगिक अंग को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? प्राथमिक लैंगिक अंग को स्टार्ट करेंगे। तो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो समझना, मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। 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 मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया है कि मादाओं के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में, मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमने नर के अंदर पढ़ा था, नर में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? वर्षण काम करता है। उसी प्रकार से मादाओं के अंदर, यानी स्त्रियों के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में कौन काम करता है? अंडाशय काम करता है। और अंडाशय कितने होते हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब 2 अंडाशय होते हैं। कितने अंडाशय होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी। अब हम समझते हैं इससे आगे, ये जो अंडाशय होते हैं ये क्या काम करते हैं और कौन कौन सा काम करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। मैंने क्या बताया? ध्यान रखना कि जो मादा होती है, मादा यानी स्त्री के शरीर में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? अंडाशय पाए जाते हैं। और कितने अंडाशय पाए जाते हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब 2 अंडाशय पाए जाते हैं। अब समझना, अंडाशय मुख्य रूप से 2 कार्य करते हैं। 2 कार्य करते हैं। अब वो 2 काम कौन कौन से हैं? देखो, पहला क्या काम है? पहला काम है अंडाणु का निर्माण करना। अंडाणु का
निर्माण करना। पहला काम है अंडाणु का निर्माण करना, 1 नंबर। दूसरे की अगर चर्चा करते हैं 2 नंबर की, तो दूसरा भी आपको ध्यान रखना है। पहला है अंडाणु का निर्माण करना, और 2 नंबर है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या काम करते हैं? दूसरा ये काम करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, ग्रंथि के रूप में अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण, हार्मोन का निर्माण। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो स्त्री होती है, मादा होती है, उसके शरीर में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? 1 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये अंडाशय मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? ये अंडाशय मुख्य रूप से अंडाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंडाणु का निर्माण। 2 काम करते हैं। पहले काम के रूप में तो अंडाणु का निर्माण करते हैं, दूसरे कार्य के रूप में क्या करते हैं? दूसरे कार्य के रूप में ये अंतःस्रावी के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है वो मैं आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अंडाशय होते हैं वो मादा के शरीर में दूसरे काम के रूप में क्या काम करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां हमेशा क्या छोड़ती हैं? हार्मोन छोड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमेशा क्या छोड़ती हैं? हार्मोन छोड़ती हैं। तो ये जो अंडाशय है ना, अंडाशय वो कौन कौन से हार्मोन छोड़ता है? एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ता है, और दूसरे हार्मोन का क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है मादा के शरीर में? अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा होता है। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है। अब हम चर्चा करते हैं इन हार्मोनों के बारे में। ये जो हार्मोन है, दोनों हार्मोन, ये दोनों हार्मोन की चर्चा करते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? देखो, ये हार्मोन मादाओं में लैंगिक परिवर्तन, ये हार्मोन मादाओं में लैंगिक परिवर्तन तथा अंडाणु के निर्माण में मदद करते हैं। लैंगिक परिवर्तन तथा अंडाणु के निर्माण में मदद करते हैं। अंडाणु के निर्माण में मदद करते हैं, अंडाणु के निर्माण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि ये जो हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये क्या काम करेंगे? तो ये तो हमने पढ़ लिया कि अंडाशय क्या काम करता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करने का काम करता है, साथ ही साथ अंडाणु का निर्माण भी करता है। कौन? अंडाशय। लेकिन यहाँ पर बात आई है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, ये क्या काम करते हैं? तो समझना, ये जो हार्मोन होते हैं ये मादाओं के अंदर, मादा मतलब स्त्रियों के अंदर, स्त्रियों के शरीर में क्या करते हैं? लैंगिक परिवर्तन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? लैंगिक परिवर्तन लेके आते हैं। लैंगिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे लड़की जो छोटी होती है तो उसमें वही क्रियाएं होती हैं जो एक मतलब नर में होती हैं, मेल में होती हैं। लेकिन जैसे उसकी 12-13 साल की उम्र होती है, उसके शरीर में कुछ अन्य घटनाएं होने लगती हैं जो नर में नहीं होती। जैसे स्तनों का विकास होना, उसके जो स्तन हैं वो बढ़ने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। वो एक नया परिवर्तन है, वो एक लैंगिक परिवर्तन है। वो किसकी वजह से हुआ? वो इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? उसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हुआ। यानी स्तनों का विकास होना, इसके साथ साथ मासिक धर्म का शुरू होना, मासिक चक्र का शुरू होना, MC पीरियड का स्टार्ट होना भी क्या है? एक प्रकार का लैंगिक परिवर्तन है। क्या है? एक प्रकार का लैंगिक परिवर्तन है। और वो लैंगिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? वो लैंगिक परिवर्तन इन हार्मोनों के द्वारा होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के द्वारा। इसके साथ साथ एक लैंगिक परिवर्तन करते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। एक इसके साथ साथ क्या करते हैं? अंडाणु का निर्माण भी करते हैं। क्या करते हैं? अंडाणु का निर्माण भी। तो अंडाणु के निर्माण में मदद कौन करते हैं? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करते हैं। ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल आई हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इससे आगे। देखिए, यहाँ पर हमने अंडाशय की बात स्टार्ट की है। अंडाशय 2 काम करता है, अंडाणु का निर्माण करना और हार्मोन का निर्माण करना। फिर हमने पढ़ा हार्मोन क्या काम करते हैं, वो हमने पढ़ा।
अब हम चर्चा करते हैं कि अंडाशय पाए कहाँ जाते हैं, ये अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो समझना अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं। अगर अंडाशय की बात करते हैं तो अंडाशय जो है ना वो हमारी उदर गुहा में है, जो माता होती है, जो स्त्री होती है, उस स्त्री की उदर गुहा में वृक्कों के दोनों ओर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? वृक्कों के नीचे और गर्भाशय के दोनों ओर। समझना इस बात को। अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे तथा गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे पाए जाते हैं और गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। किस साइड स्थित होते हैं? गर्भाशय के दोनों ओर। आई होगी बात समझ में। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने बताई है कि ये जो अंडाशय होते हैं ये कहाँ पर स्थित होते हैं, स्थिति कहाँ पर होती है इनकी। भी उदर गुहा का मतलब पेट है, ये पेट में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पेट के अंदर। वृक्क यानी किडनी के नीचे होते हैं। हमारी जो किडनी होती है ना उसके नीचे होते हैं। और जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय जहाँ पर बच्चा पलता है, उस गर्भाशय के दोनों ओर स्थित क्या होते हैं? यही अंडाशय होते हैं। गर्भाशय के दोनों ओर स्थित क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात एक और ध्यान रखना है कि ये जो अंडाशय है, प्रत्येक अंडाशय में, यानी 2 अंडाशय होते हैं, तो प्रत्येक अंडाशय के अंदर एक विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। उनको क्या कहा जाता है और वो क्या काम करते हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अंडाशयी पुट्टिकाएं कहते हैं। जिन्हें अंडाशयी पुट्टिकाएं कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो प्रत्येक अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर विशिष्ट असंख्य मतलब इनकी कोई संख्या न हो, असंख्य विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और उन विशिष्ट कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? अंडाशयी पुट्टिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशयी पुट्टिकाएं। जैसे मान लो ये अंडाशय है, इस प्रकार से, इस अंडाशय के अंदर इस प्रकार से कई प्रकार की क्या पाई जाती हैं? असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन असंख्य कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? अंडाशयी पुट्टिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशयी पुट्टिकाएं बोलते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है। एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। जब मैं आपको बताता हूँ तो आप साथ साथ में लिख लिया करो। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी मैं बोलता हूँ ना उसके ऊपर ध्यान दिया करो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है, लिखा हुआ भी याद रहता है। तो लिख लिया करो और सुन लिया करो, आपका बेड़ा पार है ना। कोई नहीं रोकेगा आपको। फिर आपको किसी भी भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है कि परीक्षा के टाइम पर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भगवान आपको इतने की प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पढ़ोगे तो सक्सेस होगे, नहीं पढ़ोगे तो भगवान कुछ भी नहीं कर सकता। आप ही अपने भगवान हो, आप ही अपने शिक्षक हो, सब कुछ आप ही हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा पढ़ते हो, कि क्या पढ़ते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अंडाशयी पुट्टिकाएं किन्हें कहा जाता है? अंडाशय में पाई जाने वाली असंख्य विशिष्ट कोशिकाओं को क्या कहते हैं? अंडाशयी पुट्टिकाएं कहते हैं। एक बात। अब ये पुट्टिकाएं क्या करती हैं? ये पुट्टिकाएं अंडाणु का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? अंडाणु का निर्माण करती हैं। अंडाणु का निर्माण करती हैं। अंडाणु का निर्माण करती हैं। अंडाणु का निर्माण करती कौन है? अंडाशयी पुट्टिकाएं करते हैं। और अंडाणु के निर्माण में मदद कौन करता है, सहायता कौन करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो मैंने आपको पीछे बताया था। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो क्या करते हैं? मदद करते हैं। और निर्माण करने का काम किसका होता है? निर्माण करने का काम होता है अंडाशयी पुट्टिकाओं का। किसका होता है? अंडाशयी पुट्टिकाओं का निर्माण करने का काम होता है। और मदद करने का काम किसका होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बिल्कुल। अब समझना इससे आगे, यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आपने लिख भी लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। अंडाणु का निर्माण कर दिया किसने? असंख्य ये जो पुट्टिकाएं होती हैं, अंडाशयी पुट्टिकाएं,
इन्होंने अंडाणु का निर्माण कर दिया। अब ये अंडाणु निर्मित होकर के अंडाशय से बाहर निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? अंडाशय से बाहर निकलते हैं। अंडाशय से बाहर निकलते हैं। तो समझना, अंडाणु परिपक्व होकर, अंडाणु परिपक्व होकर, अंडाणु परिपक्व होकर अंडाशय से बाहर निकलते हैं। अंडाशय से बाहर निकलकर, अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी में प्रवेश करते हैं। अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अंडवाहिनी में प्रवेश करते हैं। अब समझो, एक बार फिर से समझो, हमने क्या पढ़ा? मादा के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं। आई बात समझ? 2 अंडाशय होते हैं। ये अंडाशय 2 काम करते हैं। एक काम तो क्या करते हैं? एक काम तो करते हैं अंडाणु का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अंडाणु का निर्माण करना। दूसरा काम क्या था? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। फिर हमने पढ़ा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में। ये क्या करते हैं? ये एक तो लैंगिक परिवर्तन लेके आते हैं और साथ साथ इस अंडाणु का निर्माण करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब फिर हमने पढ़ा कि इस अंडाशय के अंदर ये कहाँ पर स्थित होते हैं? वृक्कों के नीचे, यानी किडनी के नीचे, हमारे पेट के अंदर गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर क्या होती है? इस प्रकार की विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं और वो विशिष्ट संरचनाएं क्या कहलाती हैं? अंडाशयी पुट्टिकाएं कहलाती हैं। और वही अंडाशयी पुट्टिकाएं क्या करती हैं? अंडाणु का निर्माण करती हैं। और फिर अंडाणु का निर्माण हो गया। निर्माण होने के बाद वो अंडाणु इस अंडाशय से बाहर निकल आता है। अंडाणु कहाँ निकल आता है? अंडाशय से बाहर निकल आता है। यहाँ से अंडाणु निर्मित होकर परिपक्व हो गया, यानी पकने के बाद वो बाहर आ जाता है। और बाहर कहाँ आ जाता है? इस अंडवाहिनी वाले भाग में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? अंडवाहिनी वाले भाग में आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर अंडवाहिनी से क्या होता है? अंडवाहिनी के अंदर इसका निषेचन होता है। यानी अंडवाहिनी एक ऐसा भाग है, अंडवाहिनी के अंदर इधर से तो क्या आ जाता है? अंडाशय से तो अंडाणु आ जाता है और नर के शरीर से, मेल के शरीर से शुक्राणु आ जाता है। क्या जाता है? मेल के शरीर से शुक्राणु आ जाता है और अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। और वो भ्रूण कहाँ चला जाता है? वो भ्रूण चला जाता है गर्भाशय के अंदर। तो ध्यान रखना, ये जो अंडाणु है वो अंडाशय से बाहर निकलता है और निकल के कहाँ प्रवेश करता है? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में प्रवेश करने के बाद उसका निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद वो कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में। तो समझना, अंडाणु अंडवाहिनी में निषेचित होकर, अंडवाहिनी में निषेचित होकर, अंडवाहिनी में निषेचित होकर गर्भाशय में प्रवेश करता है। गर्भाशय में प्रवेश करता है। गर्भाशय में प्रवेश करता है। तो अंडाणु की बात हमने कर ली। अंडाणु गर्भाशय में चला गया, वहाँ पर क्या करता है? वो 263 दिन, लगभग 9 महीने वो बढ़ता है और फिर एक बच्चे का रूप ले लेता है और बच्चा शरीर से बाहर आ जाता है और हमारे जैसे एक इंसान बन जाता है। तो यानी मैंने आपको प्रक्रिया समझा दी। प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? अंडाशय के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ अंडाशय के बारे में पढ़ना है प्राथमिक लैंगिक अंग में। ये बात आपको समझ में आई होगी? बिल्कुल आई है। अब हम बात करेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग की। द्वितीयक लैंगिक अंग में अंडाशय को छोड़कर और जो भाग होते हैं मादा के शरीर में, यानी स्त्री के शरीर में, उनकी चर्चा करते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में। किसके बारे में? द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग 2 नंबर है द्वितीयक लैंगिक अंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर द्वितीयक लैंगिक अंग। अब द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में कौन कौन से मादा के शरीर में अंग पाए जाते हैं? तो द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं ना, उसमें 3 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? 3 भाग। एक भाग है अंडवाहिनी, एक भाग है अंडवाहिनी, दूसरा भाग है गर्भाशय, और 3 नंबर भाग है योनि। 3 नंबर भाग क्या है? योनि। ये 3 भाग किस में शामिल किए गए हैं? ये तीनों के तीनों भाग द्वितीयक लैंगिक अंग में शामिल किए गए हैं। और प्राथमिक लैंगिक अंग में किसको शामिल किया गया है? प्राथमिक लैंगिक अंग में जो शामिल किया गया है वो किया गया है अंडाशय को। अंडाशय के बारे में मैंने आपको पूरी बात बता दी, कहाँ पर स्थित होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, है ना, और किसके द्वारा निर्मित होते हैं, परिपक्व होने के बाद कहाँ जाते हैं और वहाँ से वो कहाँ जाते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, अगर आपको याद हैं तो। अभी मैंने बताई हैं, आपने लिखा भी होगा।
अब हम शुरू करने वाले हैं किसके बारे में, अंडवाहिनी के बारे में। स्टार्ट करते हैं अंडवाहिनी के बारे में। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बारे में चर्चा करते हैं। अंडवाहिनी होती क्या है, कहाँ से बनती है। तो जो अंडाशय होते हैं ना, दोनों ओर के अंडाशय, दोनों ओर के अंडाशयों में से एक एक अंडवाहिनी निकलती है। ये बात आप लिख सकते हैं, दोनों अंडाशयों में से, दोनों अंडाशयों में से, दोनों अंडाशयों में से एक एक अंडवाहिनी निकलती है, एक एक अंडवाहिनी निकलती है। दोनों अंडाशयों में से एक एक अंडवाहिनी निकलती है। एक बात समझ में आई, यानी जो दो अंडाशय थे हमने पढ़े थे, दो अंडाशय, दोनों अंडाशयों में से एक एक इस प्रकार से नलिका निकलती है, इस प्रकार की नलिका निकलती है। और इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। इस अंडवाहिनी का कार्य क्या है, इसका कार्य यही है, अंडाणु का निषेचन करना। अंडाणु का निषेचित अंडे का, निषेचित अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाना, गर्भाशय तक पहुंचाना इसका क्या होता है, कार्य होता है। यानी जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी के अंदर इधर से तो अंडाणु आ जाता है, यहाँ से तो अंडाणु आ जाता है, यहाँ से अंडाणु यहाँ आ जाता है। और अंडवाहिनी में नर के शरीर से क्या आ जाता है, शुक्राणु आ जाता है। और आगे किससे मिल जाता है, इस अंडाणु से मिल जाता है और एक भ्रूण का निर्माण कर लेता है। और उस भ्रूण को कहाँ पहुँचाती है ये अंडवाहिनी, गर्भाशय में। कहाँ पर पहुँचाती है, गर्भाशय में पहुँचाती है। तो ध्यान रखना, अंडवाहिनी का काम क्या है, जो निषेचित अंडा है, निषेचित अंडा में किसको बोलते हैं, जो अंडाणु शुक्राणु के साथ मिल जाता है, उस अंडाणु को बोलते हैं निषेचित अंडा। क्या बोलते हैं, निषेचित अंडा। तो ये जो निषेचित अंडा है, उस निषेचित अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इसी अंडवाहिनी का होता है। किसका होता है, अंडवाहिनी का होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात, अंडवाहिनी का जो मध्य भाग होता है, अंडवाहिनी का मध्य भाग फिलोपियन ट्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलोपियन ट्यूब कहलाता है। अंडवाहिनी का जो मध्य भाग होता है, किसका, अंडवाहिनी का जो मध्य वाला भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब। जैसे मान लो ये मध्य का भाग है, ये बीच का भाग है, तो इस बीच वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, इस बीच वाले भाग को बोलेंगे फिलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे, फिलोपियन ट्यूब बोलेंगे, फिलोपियन ट्यूब। तो अंडवाहिनी का जो मध्य भाग होता है उसको बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। और इसी फिलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। अब आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो आप लिखोगे निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के मध्य भाग फिलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के मध्य भाग फिलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। और फिलोपियन ट्यूब किसको कहते हैं, अंडवाहिनी के मध्य भाग को फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, निषेचन की क्रिया। अब ये निषेचन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ निषेचन का मतलब। वैसे मैं आपको निषेचन के बारे में आगे बताऊँगा, परिभाषा लिखवाऊंगा, लेकिन एक बार यहाँ पर समझ लो, अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलन, अंडाणु प्लस शुक्राणु का आपस में मिलन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अंडाणु और शुक्राणु का आपस में जो मिलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है बाबू, मैं समझता हूँ इस बात को समझ में आई है। अब इससे आगे और भी बात करने वाले हैं, ठीक है, इससे आगे और भी बात करने वाले हैं गर्भाशय के बारे में। आपने यहाँ तक समझ लिया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ाया। प्राथमिक लैंगिक अंग में मैंने आपको क्या पढ़ाया, अंडाशय के बारे में सारी बातें बता दी। उसके बाद मैंने आपको द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया। द्वितीयक लैंगिक अंग के 3 भाग हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। अंडवाहिनी के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं गर्भाशय के बारे में। किसके बारे में, गर्भाशय के बारे में। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं गर्भाशय के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं गर्भाशय, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चर्चा करेंगे गर्भाशय के बारे में। 2 नंबर पॉइंट है हमारा गर्भाशय। चलिए शुरू करते हैं, गर्भाशय क्या है। अगर गर्भाशय की बात करें तो जो अंडवाहिनियाँ होती हैं, अंडवाहिनियाँ अंडाशय से निकलकर जिस भाग में खुलती हैं उस भाग को हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। तो समझना, अंडवाहिनियाँ जिस भाग में खुलती हैं, जिस भाग में
खुलती हैं, अंडवाहिनियाँ जिस भाग में खुलती हैं उसे गर्भाशय कहा जाता है, उसे गर्भाशय कहा जाता है। मैं आपको खुलने का मतलब समझा चुका हूँ कई बार। खुलने का मतलब होता है अपना सामान देना। अंडवाहिनी के पास क्या सामान होता है? अंडवाहिनी के पास अंडा होता है। क्या होता है? अंडा। वो अंडा कहाँ पर देती है? इस भाग में देती है, यहाँ पर। और इस भाग को हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। इस भाग को हम गर्भाशय बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। तो अंडवाहिनियाँ जिस भाग में खुलेंगी, खुलने का मतलब अपना सामान देंगी, अपना सामान अंडा जो देंगी ना, जिस भाग में अंडा पहुँचाएंगे उस भाग को हम क्या बोलेंगे? गर्भाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गर्भाशय बोलेंगे। अब बात आती है इसकी स्थिति कहाँ पर होती है, मादा के शरीर में ये स्थित कहाँ पर होता है, स्थिति की बात करते हैं। तो जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय वो मूत्र थैली और मलाशय के मध्य स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? मूत्र थैली और मलाशय के बीच में। यानी हमारा जो उदर है, उदर के निचले भाग में, उदर के निचले भाग में, उदर के निचले भाग में, उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित होता है। मलाशय के मध्य स्थित होता है, स्थित होता है। ध्यान रखना इस बात को। उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के बीच में क्या स्थित होता है? ये गर्भाशय स्थित होता है ना। मूत्र थैली आप समझते होंगे। मलाशय का मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ हम सुबह फ्रेश होकर आते हैं ना, उस थैली को बोलते हैं मलाशय। और मूत्र थैली यानी जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, उस दोनों थैलियों के बीच में क्या होता है? गर्भाशय होता है। कहाँ होता है? दोनों थैलियों के बीच में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। यहाँ तक कोई तकलीफ? नो डाउट, नो तकलीफ। अगर तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। अब गर्भाशय के बारे में और आगे चर्चा करें तो गर्भाशय एक प्रकार का खोखला अंग है। क्या है? खोखला और मांसल अंग है। खोखला व मांसल अंग। खोखला व क्या है? मांसल अंग है। मांस का बना हुआ है और क्या है? खोखला है। अंदर इसके कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल अंदर से क्या होता है? बिल्कुल खोखला होता है। इसमें कोई सामान नहीं होता। ये बिल्कुल अंदर से खोखला होता है। और किसका बना होता है? सिर्फ और सिर्फ मांस का बना होता है। इसमें कोई प्रकार की हड्डी नहीं होती। ये बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल। अब इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि गर्भाशय का जो ऊपरी सिरा है, गर्भाशय का जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा चौड़ा, ऊपरी सिरा चौड़ा तथा निचला सिरा, ऊपरी सिरा चौड़ा तथा निचला सिरा संकरा होता है। क्या होता है? संकरा होता है। ऊपरी सिरा चौड़ा तथा निचला सिरा क्या होता है? संकरा होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बाबू, अच्छे से ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऊपरी सिरा तो चौड़ा होता है और निचला सिरा क्या होता है? संकरा होता है। संकरा यानी पतला होता है। ठीक है, ऊपरी सिरा चौड़ा और निचला सिरा क्या होता है? संकरा होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं गर्भाशय के बारे में। तो जो गर्भाशय है, गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा जो निषेचित अंडा होता है वो स्थापित होकर के क्या करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। ये बात भी लिख लीजिए। इस भाग में निषेचित अंडा, इस भाग में निषेचित अंडा, इस भाग में निषेचित अंडा, इस भाग में निषेचित अंडा स्थापित होकर भ्रूण का परिवर्धन करता है। भ्रूण का परिवर्धन करता है। ये बात आपको समझनी अच्छे से। यानी जो गर्भाशय वाला भाग होता है, गर्भाशय वाले भाग में होता क्या है? निषेचित अंडा। निषेचित अंडे का मतलब जो अंडाशय से अंडाणु निकलता है वो शुक्राणु के साथ मिल जाता है और उस शुक्राणु के साथ मिलने के बाद जो बनता है ना उसको बोलते हैं निषेचित अंडा। वो निषेचित अंडा कहाँ पर स्थापित होता है? वो कहाँ पर स्थापित होगा? गर्भाशय के अंदर। कहाँ पर स्थापित होगा? गर्भाशय में स्थापित होगा। और गर्भाशय में स्थापित होकर के किसका निर्माण करता है? किसका परिवर्धन करता है? भ्रूण का परिवर्धन करता है। और भ्रूण का परिवर्धन करने का मतलब क्या होता है? भ्रूण का परिवर्धन करने का मतलब होता है कि भ्रूण को मतलब बढ़ाता है, भ्रूण का विकास करता है। परिवर्धन का मतलब विकास करना।
भ्रूण का विकास करता है और वो 9 महीने तक उसका विकास करता रहता है और 9 महीने के बाद वो शरीर से बाहर आ जाता है, वही भ्रूण किसके रूप में, एक बच्चे के रूप में। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गर्भाशय के बारे में 1-2 बातें आपको और ध्यान रखनी है। गर्भाशय जो होता है वो एक तो भ्रूण का परिवर्धन करता है, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात हमने ये पढ़ी थी कि गर्भाशय किसको कहा जाता है, कहाँ पर स्थित होता है, ये सारी बात हमने कर ली। अब समझना, गर्भाशय के अंदर एक अलग संरचना, एक और संरचना होती है जो क्या काम करती है और किस किस के बीच में होती है वो समझो। भ्रूण व माता के बीच की संयोजक कड़ी प्लेनसेटा भी गर्भाशय में ही स्थापित होती है। गर्भाशय में ही स्थापित होती है। ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी भ्रूण होता है, भ्रूण जो बच्चा होता है, बच्चे और माता के बीच में एक संयोजक कड़ी का मतलब माता को और बच्चे को आपस में जोड़ने वाली कड़ी। माता और बच्चे को आपस में जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है, प्लेनसेटा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लेनसेटा कहलाती है। और इस प्लेनसेटा का रोपण होता है, रोपण यानी स्थापना। इस प्लेनसेटा की स्थापना भी कहाँ पर होती है, यहीं पर होती है, गर्भाशय के अंदर। यानी जो प्लेनसेटा ये भी कहाँ पाया जाता है, गर्भाशय में ही पाया जाता है। प्लेनसेटा का मतलब एक प्लेट जैसी संरचना होती है, इस प्रकार से प्लेट जैसी संरचना। ये मान लो इस प्रकार से गर्भाशय है, तो ये अंडवाहिनी है मान लो, तो अंडवाहिनी से अंडा आता है, निषेचित अंडा, वो आके इस प्रकार से आके कहाँ स्थापित हो जाता है, यहाँ पर स्थापित हो जाता है ये अंडा। ये क्या है, भ्रूण है। क्या है, भ्रूण है। निषेचित अंडे को हम भ्रूण बोलते हैं। यहाँ पर भ्रूण स्थापित हो गया। इस भाग में यहाँ पर क्या होती है, इस वाले भाग में यहाँ पर होती है एक इस प्रकार की प्लेट जैसी संरचना। इस प्लेट जैसी संरचना को बोलते हैं प्लेनसेटा। क्या बोलते हैं, प्लेनसेटा बोलते हैं, प्लेनसेटा, है ना। अब प्लेनसेटा से एक नलिका निकलती है, वो नलिका किसके जुड़ जाती है, इसे भ्रूण के जुड़ जाती है। किसके जुड़ जाती है, भ्रूण के जुड़ जाती है। आपने छोटा बच्चा देखा होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो नाभि होती है, उस नाभि में से एक नलिका निकली होती है। वो नलिका कहाँ पर जुड़ी होती है, वो नलिका इस प्लेनसेटा से जुड़ी होती है। अब प्लेनसेटा क्या काम करता है, प्लेनसेटा काम क्या करता है, प्लेनसेटा के बारे में आपको बता दूं। प्लेनसेटा क्या काम करेगा, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। इसके साथ साथ भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों का, भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों का निष्क्रमण करना, निष्क्रमण करना। ये 2 इसके मुख्य काम होते हैं। एक तो भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। यानी भ्रूण जो है ना, बच्चा जो है, उसको भोजन देने का काम किसका होता है, उसको भोजन देने का काम भी इसी प्लेनसेटा का होता है। और जब भ्रूण जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है और उन अपशिष्ट पदार्थों को इस भ्रूण के शरीर से बाहर निकालने का काम भी किसका होता है, इस प्लेनसेटा का होता है। और प्लेनसेटा से क्या होता है, प्लेनसेटा से माँ के शरीर की, प्लेनसेटा से माँ के शरीर की रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं, रक्त नलिकाएं। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी माँ जो है, माता जो है, उसके शरीर की रक्त कोशिकाएं इस प्लेनसेटा से जुड़ी होती हैं। अब आपको पता है भोजन जो आता है वो किसके माध्यम से आता है, रक्त के माध्यम से आता है। और माँ के शरीर से भोजन आएगा, जब माँ भोजन करेगी ना, माँ भोजन करेगी तो माँ भोजन करेगी, वो भोजन कहाँ चला जाएगा, खून में चला जाएगा। और वो खून कहाँ आएगा, इस प्लेनसेटा में आएगा। और प्लेनसेटा क्या करेगा, उस खून में से भोजन को निकाल लेगा बाहर, ऑक्सीजन और भोजन को बाहर निकाल लेगा। और उस ऑक्सीजन और भोजन को इस नलिका के माध्यम से कहाँ पहुँचाता है, इस भ्रूण तक पहुँचाता है। और भ्रूण जो वापस छोड़ता है, जैसे CO2 छोड़ता है या फिर जो हम छोड़ते हैं ना, मूत्र छोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें ये भ्रूण उसके शरीर के अंदर छोड़ता है, माँ के शरीर के अंदर, माँ के शरीर के अंदर छोड़ता है। लेकिन किसके माध्यम से, इस नलिका के माध्यम से। ये नलिका वापस उस अपशिष्ट पदार्थों को लेके आती है, मूत्र वगैरह को लेके आती है, कहाँ पर, इस प्लेनसेटा में। और प्लेनसेटा किसको दे देता है, रक्त को दे देता है। और रक्त उसको पूरे शरीर में लेके जाता है, जहाँ पर मूत्र देना होता है वहाँ पर मूत्र दे देता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देनी होती है वहाँ पर वो क्या कर देता है, वो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है। और माँ के शरीर के द्वारा उसका
अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि माँ का फर्ज कभी भी भूलना नहीं चाहिए। माँ सबसे बड़ी ज्ञानदाता होती है। माँ हमारे लिए पवित्र क्यों मानी जाती है? क्योंकि हमें 9 महीने पेट में रखती तो रखती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी गंदगी को भी बाहर निकालने का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर भोजन देने का काम भी किसका होता है? माँ का ही होता है। किसका होता है? माँ का ही होता है। इसलिए माँ की हमेशा क्या करना है? आपको आदर करना है, सम्मान करना है। माँ को भूलकर भी कभी गाली नहीं देनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। माँ इस दुनिया में, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है ना। जिस बच्चे के माँ नहीं है उसको पता है कि माँ का प्यार क्या होता है और माँ क्या होती है ना। जिसके नहीं है, लेकिन आपके है, इसलिए आपको उनकी शायद आदर नहीं होगा, लेकिन आदर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। कभी भी अगर आपको वो डांट दे, मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आपको वापस कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। भगवान से भी बड़ा दर्जा किसका है? माँ का है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या करती है? जब हम पेट में थे ना, पेट में थे, गर्भ में थे, तब हमारे सभी गंदगियों को बाहर निकालने का काम माँ का था और हमें भोजन देने का काम भी किसका था? माँ का था। किसके माध्यम से? इस प्लेनसेटा के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्लेनसेटा के माध्यम से। ये बात आपको समझ में आई होगी? प्लेनसेटा वाली बिल्कुल आई है ना। अब गर्भाशय की बात करते हैं। गर्भाशय खुलता कहाँ पर है? गर्भाशय जो होता है वो योनि द्वारा, गर्भाशय जो है ना वो अपनी गिरवा के द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है, योनि में खुलता है। गर्भाशय क्या करता है? गर्भाशय गिरवा के द्वारा, गिरवा मतलब एक छेद होता है गर्भाशय के अंदर, एक इस प्रकार से छेद होता है, उस छेद के द्वारा किसके अंदर खुलता है? योनि में खुलता है। किसके अंदर खुलता है? योनि में खुलता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं योनि के बारे में। ये जो बातें आपको मैंने बताई हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। अब इससे आगे चर्चा करते हैं। बात किसकी करेंगे? योनि की करेंगे। किसकी करेंगे? योनि की चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए योनि। मैंने आपको गर्भाशय करवा दिया, बिल्कुल करवा दिया। अब हम चर्चा करेंगे योनि के बारे में। किसके बारे में? हमारा जो 3 नंबर टॉपिक है वो है योनि। योनि के बारे में चर्चा करते हैं। योनि क्या है? योनि समझना इस बात के बारे में। योनि के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मूत्राशय और जो मलाशय होता है उसके बीच में लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। मूत्राशय व मलाशय के बीच, मूत्राशय व मलाशय के बीच, मूत्राशय और मलाशय के बीच 8 से 10 सेमी लंबी नलिका, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी जो नलिका होती है मूत्राशय और मलाशय के बीच, उस लंबी नलिका को हम क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। अब योनि करता क्या है? योनि का काम क्या होता है? योनि का काम होता है मैथुन के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करना। शुक्राणुओं को ग्रहण करना किसका काम होता है? इसी योनि का होता है। यानी मैथुन का मतलब सेक्सुअल जब क्रिया होती है तो सेक्सुअल क्रिया से के टाइम नर का जो नर होता है, नर एक वीर्य छोड़ता है, उस वीर्य को यानी उस शुक्राणु को ग्रहण करने का काम किसका होता है? इसी योनि का होता है। किसका होता है? योनि का होता है। इसके साथ साथ मादाओं में मासिक चक्र भी योनि के द्वारा होता है। योनि के द्वारा होता है। यानी मादा जो होती है, जो लेडीज होती है, लेडीज के शरीर में हर 28वें दिन मासिक चक्र होता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, खून बाहर निकलता है। उसको भी निकालने का काम कौन करती है? यही योनि करती है। कौन करती है? यही योनि करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको समझ में आई होगी। मूत्राशय और मलाशय के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जिसको हम योनि बोलते हैं। मैथुन के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करती है और मासिक चक्र की घटना भी कहाँ से होती है? इसी योनि से होती है। इसके साथ साथ इस योनि में एक जीव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जीवाणु। उस जीवाणु का नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक जीवाणु पाया जाता है लेक्टोबैसिलस नाम का। क्या नाम का? लेक्टोबैसिलस नाम का। लेक्टोबैसिलस नाम का योनि के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है और इस लेक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण योनि का वातावरण क्या होता है? अम्लीय होता है। योनि का वातावरण अम्लीय होता है। योनि का वातावरण कैसा होता है? अम्लीय होता है। यानी ये जो लेक्टोबैसिलस होता है ये
खट्टा होता है, खट्टा पदार्थ श्रावण करता है। क्या करता है? खट्टे पदार्थ का श्रावण करता है। और इस खट्टे पदार्थ के कारण योनि का जो वातावरण है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। योनि क्या है? तो मूत्राशय और मलाशय के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, एक बात। दूसरी बात, मैथुन के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करने का काम भी किसका होता है? योनि का होता है। मादाओं में जो मासिक चक्र की जो क्रिया होती है वो भी कहाँ से संपन्न होती है? इसी योनि भाग से संपन्न होती है। इसके साथ साथ योनि में एक जीवाणु पाया जाता है और उस जीवाणु को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। और इस लैक्टोबैसिलस के कारण योनि का वातावरण कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस क्या करता है? खट्टा पदार्थ स्रावित करता है। और जो खट्टा होगा वो क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। इसीलिए योनि का जो वातावरण है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टिक अम्ल का स्रावण करता है। क्या छोड़ता है? लैक्टिक अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है? लैक्टिक अम्ल छोड़ता है। और लैक्टिक अम्ल एक खट्टा पदार्थ है। क्या है? खट्टा पदार्थ, जिसके कारण ये वातावरण अम्लीय बना देता है। तो ये बात थी मादा जनन तंत्र की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मादा जनन तंत्र के बारे में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मादा जनन तंत्र के बारे में आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने आपको नर जनन तंत्र करवा दिया, मैंने आपको मादा जनन तंत्र करवा दिया। अब अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाएं मान लो, प्रजनन की अवस्था का मतलब किस प्रकार से प्रजनन होता है, एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। उसके बाद हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर बड़ा जरूर है, लेकिन आपको मैंने बताई एक एक चीज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। जो भी अपने सहपाठी हैं उनको जोड़ लीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ जोड़ लीजिए, बहुत काम की चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।